नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोचिंग एंड मेंटरिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं जो डिफरेंट प्रकार की विभिन्न अधिगम अक्षमताओं वाले होते हैं, विकलांगताएं वाले होते हैं, वो विद्यालयों में पढ़ते होते हैं। चाहे वो सरकारी विद्यालय है या फिर प्राइवेट विद्यालय है, अगर उसने इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडल अपना अडेप्ट किया है तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे बच्चों को किस प्रकार से कोचिंग दें और ताकि उन लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके, और साथ ही साथ उनकी मेंटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो किस प्रकार से हम CWSN बच्चों की कोचिंग और मेंटरिंग कर सकते हैं, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग होता क्या है। कोचिंग और मेंटरिंग एक इस प्रकार से हमारी सपोर्ट होती है जिससे एक बच्चे का करियर में डेवलपमेंट होता है, उसका शैक्षिक डेवलपमेंट होता है, और उसको एक इस प्रकार का फ्रेमवर्क दिया जाता है जिसकी हेल्प से वो अपने छुपे हुए शक्तियों का विकास कर सके और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। Ideally, it is a dynamic, collaborative, reciprocal relationship and focused on the coachee/mentor to personal and professional development. This is the meaning of coaching and mentoring. कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कोचिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला फीचर है 1-to-1। जब एक बच्चा होता है और उसके साथ एक कोच होता है तो दोनों मिलकर एक दूसरे से सीखने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे का प्रोफेशनल डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं। ऑन गोइंग एंड रेगुलर, दैट इज द सेकेंड कंपोनेंट की लगातार प्रक्रिया है, और अगर हम सतत और लगातार प्रक्रिया नहीं करेंगे तो हम कोचिंग नहीं दे पाएंगे। अडेप्टेड एंड अडेप्टेबल, क्या अडेप्ट किया हुआ है एक बच्चे ने और किस प्रकार के उसको अडेप्टेशन की जरूरत है, वो अलग फीचर होता है। प्लान, कोई भी कोचिंग लेने के लिए प्लान होना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को जिस भी एरिया में आप कोच करना चाहते हैं तो उसका प्लान करना पड़ेगा कि उसकी किसी प्रकार की एकेडमिक स्किल से संबंधित हम उसको कोच देना चाह रहे हैं या फिर बच्चे की किसी और ग्रोथ को लेकर। मॉडल बेस्ड, कोई भी एक ऐसा मॉडल जिसके बेसिस के ऊपर हम मैक्सिमम अचीवमेंट देने की कोशिश करें, वो मॉडल बेस्ड अप्रोच भी हम लेने की कोशिश करते हैं। फोकस्ड ऑन द एम, कोई भी कोचिंग लेने से पहले सबसे पहले टारगेट होता है कि उस टारगेट को हम अचीव किस प्रकार से करेंगे, वो टारगेट अचीव कैसे किया जाएगा उसके ऊपर हम करते हैं। मेजर्स एंड रिकॉर्डेड, आप अपनी कमियों को जांचने का प्रयास कीजिए और रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। जैसे फर्स्ट डे कोच में जाने से पहले आपकी स्थिति क्या है, लेटर ऑन 15 डेज के बाद क्या है, 1 मंथ के बाद क्या है, 1 ईयर के बाद क्या है, दैट इज द मे बी मेजर्ड, ताकि आप उन कमियों को दूर कर सके। टाइम बेस्ड, बेसिकली टाइम होता है, कोई भी कोचिंग का एक अपना फ्रेमवर्क होता है कि वो मॉर्निंग सेशन में चलता है, इवनिंग सेशन में चलता है, या फिर उनका अपना एक प्रोजेक्ट होता है, उसको हमें कंज्यूम करना होता है। कुछ मॉडल्स हैं जो कोचिंग के बड़े फेमस हैं, उन मॉडल्स के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। कौन कौन से मॉडल्स हैं। कोचिंग मॉडल्स इज ए फ्रेमवर्क, इट डज नॉट टेल यू अबाउट हाउ टू कोच, बट rather it is the underlying structure that you can use when you are coaching someone. This is the model. Important कोचिंग मॉडल है। सबसे पहले कोचिंग मॉडल जो हम बात करेंगे वो ग्रो मॉडल, GROW। सेकेंड है ऑस्कर मॉडल, OSCAR, ऑस्कर मॉडल। थर्ड है कोच मॉडल। व्हाट इज कोचिंग, कोचिंग क्या है। कोचिंग इज अबाउट ए डेवलपिंग ए पर्सन स्किल्स एंड नॉलेज so that their job performance improve, helpful leading to achievement of organizational objective। जब भी कोई बच्चा किसी स्कूल, विद्यालय, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज होती है। उन कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है, और इसी को कोचिंग हम बोलते हैं सिंपल भाषा में। इट इज़ ए टारगेट ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट एट वर्क।
आप सभी जानते हैं कि डिफरेंट प्रकार के कोचिंग प्लेटफॉर्म विभिन्न प्रकार के हमारे बोर्ड्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें या हायर एजुकेशन की बात करें। कोचिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म है। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब पीएमटी की कोचिंग होती थी या JEEE की कोचिंग होती है, या फिर कोई बच्चा किसी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि उसको हाई अचीवमेंट चाहिए, इसीलिए बच्चा कोचिंग को अडेप्ट करता है और वही उसका रीजंस होता है। हायर एजुकेशन में बच्चा जब ग्रेजुएशन कर रहा होता है, पर्टिकुलर उसको मेरिट लानी होती है, या अदर आईएएस या अच्छे सिविल के एग्जाम्स में बच्चे को जाना होता है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना होता है, तब भी उसको कोचिंग की जरूरत पड़ती है। इवन कई बार हम रिसर्च में जाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन स्टडी के लिए जाने के प्रयास कर रहे होते हैं, तो उस समय भी हमें कोचिंग की जरूरत करती है। सेम फोकस एरिया है स्पेशल एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि इन बच्चों के अंदर भी बहुत प्रकार की स्किल की जरूरत होती है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने भी पैरा ओलंपिक शुरू किए गए हैं। पैरा ओलंपिक में अलग अलग प्रकार के गेम हैं, और उन अलग अलग प्रकार के गेम में प्रत्येक बच्चे को स्कूल लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस प्रकार से क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक बच्चा परफॉर्म कर सकता है, उसकी फिजिकल एफिशिएंसीज की बदौलत और उसके घर की बैकग्राउंड के हिसाब से, और इवन उसके अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कोचिंग की। और सेम इसी प्रकार से जब एज अप्रोप्रिएट गेम होते हैं जो बड़े लेवल के होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो वहां पर बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस एरिया में भी कोचिंग की जरूरत पड़ती है, ताकि उस बच्चे को हम बहुत ज्यादा कम समय में ज्यादा उसको अचीवमेंट दिला पाए। अब हम मॉडल पे आते हैं। मॉडल है ग्रोस मॉडल। ये ग्रोस मॉडल होता क्या है? सबसे पहले इस ग्रोस मॉडल में गोल होता है जो हमें अचीव करना होता है, उसको हम दूसरा इसका ये इस प्रकार से चलता है कि गोल तक हम जाएंगे क्या। गोल तक जाने के पहले सबसे पहले हमने अपनी करंट रियलिटी को जानना होता है कि मैं क्या हूं, अभी मुझे कितने इंप्रूवमेंट। दूसरा है कि ऑप्शंस हमें उसमें लेने पड़ते हैं कि मैं जो बनना चाहता हूं मेरे लिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस मींस कि मैं अपनी एक्टिविटी को किस प्रकार से करूंगा, अपने सेशंस को किस प्रकार से करूंगा, अपने टाइम कंज्यूम कैसे करूंगा, फिजिकल एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाऊंगा, साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी को किस प्रकार से इंप्रूव करूंगा, सोशल एफिशिएंसी को किस प्रकार से इंप्रूव करूंगा। वो सारी चीजें ऑप्शंस चूज करने पड़ते हैं। और लास्ट में होता है वे फॉरवर्ड व्हाट यू आर विलिंग टू डू। रास्ता कौन बताएगा और किस प्रकार से वो अपने रास्ते और गोल की तरफ जाएगा, वो उसे चूज करना है। उसके लिए प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यू प्रैक्टिस। जब एक बच्चा लगातार कॉन्टिन्यू प्रैक्टिस करेगा तो रियल बात है, दिस इज द ग्रो मॉडल, कि इस प्रकार इस मॉडल को अपनाते हुए कोई भी बच्चा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, एम को अचीव करता है। सेकेंड मॉडल है ऑस्कर मॉडल। ऑस्कर मॉडल डिफरेंट है ग्रो मॉडल से थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले हम आउटकम्स की बात करते हैं कि क्या हम बच्चे से चाहते हैं, क्या एक व्यक्ति से चाहते हैं जो कोचिंग के बाद है। बेसिक है, जैसे पहला आउटकम्स होता है, अगर हम सिंपल कोचिंग की बात करते हैं कि जैसे JEEE की बात की, PMT की बात की, या ग्रेजुएशन के बाद IAS की बात की, तो प्रत्येक बच्चा IAS को क्वालिफाई करना चाहता है। दैट इज द आउटकम्स। सेम सिचुएशन में स्पेशल एजुकेशन में ये मॉडल यही कहता है कि आप बच्चे से उम्मीद क्या रखते हैं किसी व्यक्ति से। पहला है आउटकम्स, कि आप आउटकम्स किस प्रकार से चाहते हैं। उसके आगे जो सेकंड है एस है, वो दैट इज द सिचुएशन, बच्चा किस सिचुएशंस में है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं, रूरल अर्बन एरियाज में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, और इवन है कि डिफरेंट क्लासेस में होते हैं। वो सिचुएशंस देखे जाते हैं कि आपके पास स्टडी मटेरियल कितना है, प्रैक्टिस मटेरियल कितना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, ताकि आप उस सिचुएशन के मुताबिक खुद को जान सके। चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या चॉइस करता है। रीडिंग की क्या चॉइस है। चॉइसेस में हमारे पास मीडियम आ जाते हैं, डिफरेंट प्रकार के मीडियम, चाहे वो डाइट मीडियम है, प्लान मीडियम है, रीडिंग मीडियम है, या अदर मीडियम है, उनके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत। एक्शंस, नेक्स्ट कार्य को कितने रूप में करें। हम सभी ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर है कि जब भी हम कोई कोचिंग ले रहे होते हैं तो उसमें रीडिंग आवर्स रखे जाते हैं। वो रीडिंग आवर कितने मिनट्स के लिए हो,
इसके ऊपर फोकस करने की विशेष ज़रूरत होती है। उन रीडिंग्स आवर्स को हमें फिक्स किया जाए, 8 टू 10 आवर्स किया जाए, 10 आवर्स टू 12 आवर्स किया जाए, मॉर्निंग सेशन में किया जाए, इवनिंग सेशन में, और हम प्रैक्टिस कितना करना है और प्रैक्टिस के स्टेप्स कितने होंगे, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और लास्ट बनता है इसमें रिव्यू, कि जब भी हमें कोई बात होती है तो उसको रिव्यू करने के ऊपर भी हमें फोकस ज़रूरत करती है। नेक्स्ट मॉडल है कोच मॉडल। व्हाट इज द कोच मॉडल? कोच मॉडल अपने आप में एक बेसिक मॉडल है, जो सब व्यक्ति जब भी कोई ग्रोथ अपनी अचीवमेंट करना चाहता है तो इस मॉडल को अडेप्ट कर रहा है। मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं। इस मॉडल में सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं। बेसिक चीज़ है, जब तक हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे वो अचीवमेंट हमारी नहीं होगी जो हम चाह रहे होते हैं। कनेक्शन इज द बेसिक फंडा, और उसको हमें अपनाना ही होगा। कनेक्ट होने के बाद फिर हम आउटकम्स के ऊपर जाते हैं कि हमारे कौन कौन से आउटकम्स हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर हम एग्जांपल लें क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, या फिर पैरा ओलंपिक की बात करें, या फिर डिफरेंट प्रकार के अदर रेस की बात करें, एथलीट की बात करें, तो आपको लगेगा कि वो किसी न किसी को अपने रूप में मॉडल मानते हैं। इवन भारत का प्राचीन मॉडल भी अगर हम मानते हैं, महाभारत का ही मॉडल आप लेके चलेंगे तो आप उसमें द्रोणाचार्य के साथ कनेक्ट होने के लिए पांडव थे, और वहीं उसके साथ दूसरे व्यक्ति थे जो उनसे कनेक्ट हुए, उन्होंने अपने आप कोच मॉडल माना, जिसके आज भी हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। और उस मॉडल को सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है कि जब तक आइडियली हम किसी से कनेक्ट नहीं होते, वो एग्जाम्पल होता है एकलव्य का। एकलव्य ने एक मूर्ति को ही के साथ अपने आप को कनेक्ट करके अपना आउटकम्स रहा कि वो बेस्ट धनुर्धारी बने। इस प्रकार उसके बाद इसमें होता है अवेयरनेस, कि हमें आगे तो बढ़ना है। हमें कॉम्पिटिटिव ग्रुप में रहते हैं कोचिंग में, कि हम कितने अवेयर हैं, स्टेमिना हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, और उसके बेसिस पर हम कितने आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज द अवेयरनेस। एक इंडिविजुअल कितना अवेयर है, हमने उसको कितना एक्टिव कर दिया कि वो अवेयर हो जाए। कोर्स, जब भी कोई कोचिंग होता है तो उसका एक कोर्स होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, या फिर हम डेज में लेते हैं 1 डे, 2 डे, 3, या फिर सेशन में लेते हैं। उस कोर्स को कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद हाईलाइट्स है, क्योंकि एक बच्चे की अचीवमेंट्स को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं कि उसकी पॉजिटिव है, फिजिकल जो उसकी एफिशिएंसीज है वो कितनी इंक्रीज हुई, साइकोलॉजिकल एफिशिएंसी की इंक्रीज, कॉग्निटिव एफिशिएंसी की इंक्रीज हुई, और उसके साथ बच्चे का स्टेमिना कितना इंक्रीज हुआ, बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना इंक्रीज हुआ। वो सारी हाईलाइट्स हम इस मॉडल में कर रहे होते हैं, और फिर उन कमियों को बारीकी से हम जांच करते हैं। दिस इज द कोच मॉडल। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि रोल ऑफ मैनेजर्स इन कोचिंग। जो कोचिंग के मैनेजर्स होते हैं उनके बेसिक रोल क्या होता है। पहला रोल होता है उनका गाइड टू द स्टूडेंट्स फॉर हेल्पिंग देयर स्किल्स, इंटरेस्ट, वर्क वैल्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज। आप सभी देखते हैं कि हम एज अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने होती हैं जब भी कोई बच्चा क्लास में होता है। उन सब अपॉर्चुनिटीज को समझने की जरूरत होती है। कंडक्ट फ्रीक्वेंट डिस्कशन टू डेवलपमेंटल नीड्स। हर किसी की अपनी विकसित नीड होती है, वो उनको पूरा करना चाहता है। प्रत्येक बच्चे की नीड को पूरा करने के लिए हमें इनके ऊपर आवश्यकता है। गिव टाइमली एंड स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड एक्सपेक्टेशंस। एक बच्चे के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस उसने अपने अंदर ली हुई है उसके बारे में कोई व्यक्ति है जो उसको फीडबैक करता है लगातार, कि आपकी ये पॉजिटिव स्किल्स हैं, ये नेगेटिव स्किल्स हैं, इनके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उसके लिए हमें कोच की जरूरत होती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर व्हेन इट इज नेसेसरी। हर व्यक्ति को जरूरत होती है कि उसको अवसर मिले, जब अवसर मिलेंगे तभी वो कुछ बन पाएगा। इसीलिए जरूरी है कि एक मैनेजर के रूप में जब कोचिंग है वो मैनेजर का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्क विद द एम्प्लॉयज, ड्राफ्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान एंड फॉलो थ्रू द अचीव दैम। हमारे बहुत सारे हिडन एजेंडाज होते हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी अगर हम लेते हैं कि उन्होंने अपना स्टार्टअप छोटे ही प्रोफेशन से शुरू किया होता है, लेटर ऑन वो बहुत ऊंचे पायदान पर पहुंचते हैं। अगर हम पहले टीचर की ही बात करें कि राधा कृष्णन जो हमारे पहले वो टीचर थे, बाद में वो राष्ट्रपति बने। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक हिडन एजेंडा होता है, वो कुछ बनना चाहता है, अवसर की तलाश कर रहा होता है। तो उसके लिए उसको एक कोचिंग मैनेजर की जरूरत होती है जो उसकी भावनाओं को समझे और उसके अनुरूप उसको प्रेरित कर पाए।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोचिंग अगर हम किसी को प्रोवाइड करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशल एजुकेशन में कोचिंग की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है, क्योंकि मेन स्ट्रीमिंग की जब बात उठी थी, इंक्लूजन आया, इंक्लूजन के बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात हुई, पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के आने के बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली आ रही है, तो उसमें ये बातें आ रही है कि स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो रही है। स्पोर्ट्स के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत हो रही है, तो उसमें कोचिंग एक इम्पोर्टेंट रोल है। और इवन आप ये भी देखेंगे कि कोचिंग नर्सरी बनाई हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर, और बहुत सारे स्टेडियम बनाए गए हैं। उन स्टेडियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारी फिजिकल एफिशिएंसीज हैं उनको इम्प्रूव करना। तो हम इस प्रकार पाते हैं कि कुछ बेनिफिट्स हैं जो कोचिंग के, जो हमें और हमारे अंदर बदलाव लेकर आते हैं। पहला है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को बहुत मजबूत करता है, बाउंड करता है, क्योंकि हम एक ग्रुप में रहते हैं तो कोच और दूसरे जो उनके साथ